मिला टाइम्स में खुश आमदीद। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, 20 नवंबर को वोटिंग होगी और महाराष्ट्र की मुख्तलिफ़ सीटों पर मैं जा रहा हूँ। ख़ासतौर पर उन सीटों पर मैं हमेशा जाता हूँ हर स्टेट में जहाँ मुसलमानों का ज़्यादा वोट होता है, जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं, ये जानने के लिए कि मुसलमानों के इशूज़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं, मुद्दे क्या हैं और किन इशूज़ को लेकर मुसलमान वोट करते हैं। मुसलमानों के मसाइल पर उनके नेताओं ने, उनके लीडर्स ने तवज्जो दिया नहीं दिया। और महाराष्ट्र के जिन इलाकों में मैं गया हूँ उसमें से एक मुमरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यह कैफ़े में हूँ और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुमरा के मुद्दे क्या है। मुमरा कलवा एक असम्बली है 2009 से और लगातार एनसीपी को यहाँ से जीत मिल रही है, लेकिन इस मरतबा जब मैं यहाँ आया, लोगों से बातचीत की तो पता चला जिस तरह एनसीपी पूरे महाराष्ट्र में 2 हिस्सों में तकसीम है, उसी तरह मुमरा कलवा में भी एनसीपी 2 हिस्सों में तकसीम है और जो ज़्यादातर यहाँ के कारपोरेटर से, लीडर से, एनसीपी के नेता हैं, वो शरद पवार की एनसीपी को छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी में जा चुके हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं ये कोई आम लोग नहीं बल्कि एनसीपी के लीडर्स हैं, जैसे डॉक्टर मुमताज़ शाह आलम साहब हैं, आप एनसीपी के स्पोक पर्सन हैं यहाँ, और ज़फ़र नोमानी साहब हैं, आप कारपोरेटर अभी भी हैं। इसी तरह मोहतरमा ये नेहा नाइक साहिबा हैं, ये कारपोरेटर है और इस तरह 7-8 कारपोरेटर्स हैं जो अजीत पवार के साथ है, शरद पवार को छोड़ करके। इसके अलावा जो बड़े बड़े यहाँ एनसीपी के लीडर्स रहे वो लोग भी इधर आ गए। तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार के साथ जाने के बजाय लोग अजीत पवार के साथ क्यों आ गए, इस एनसीपी के लोग हिस्सा क्यों बने। उसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुमरा के मसाइल क्या है, इश्यूज़ क्या है और ये लोग किसको अपना एमएलए चुनना चाहते हैं, क्यों चुनना चाहते हैं, उधर से इधर होने की वजह क्या है। शुरुआत करते हैं मुमताज़ आलम शाह साहब से, क्योंकि स्पोक पर्सन हैं तो स्पोक पर्सन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुमताज़ साहब कि आप लोग एनसीपी में थे तो शरद पवार का साथ छोड़कर आप लोगों ने अजीत पवार का दामन क्यों थामा? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अक्सर जो है टाइम्स में देखता है, वो कौम का दर्द है, सबसे बड़ी सच्चाई है, वही दर्द मेरे दिल में था। जो दर्द आपके दिल में वही दर्द मेरे दिल में है, जो है कौम का दर्द है। शरद पवार तो कौम के रहनुमा हैं, मुसलमानों के मसीहा हैं। सच्चाई सर यहाँ पे जो ये मुमरा कलवा विधानसभा जब बना तो लगातार सेकुलरिज्म के नाम पर हमने तीनों लड़ाई जो है मुमरा कौसा के लोगों ने, जितेंद्र अवार्ड साहब जो यहाँ के आमदार हैं, उनको लोगों ने अपना रहनुमा बनाया, यहाँ से जिताकर भेजा है, तीनों सेकुलरिज्म के नाम पर। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम इस बात को, हमारे दिमाग में एक बात बहुत सही तरीके से आई कि अगली टाइप का जो इलेक्शन इन्होंने शिवसेना और बीजेपी के अगेंस्ट में जीता, वो पार्टी जो 92 के फसादात के बाद मुमरा की जो बुनियाद रखी गई, मुमरा जो बढ़ा, वो सबसे बड़ा रहा कि 92 में जो फसादात बॉम्बे में हुए तो दबे कुचले लोग, जो माइनॉरिटी के लोग थे, उनकी तबाही हो गई। लेकिन इस मुमरा ने उन लोगों को संरक्षण दिया, उनको बड़ा किया। आप उन्हीं की बातों को रखकर विधानसभा में जाते हैं, आप उसी पार्टी से समझौता करके महाराष्ट्र में मिनिस्टर बन जाते हैं। ये चीज़ें हमने देखी तो हम लोगों ने जब देखा कि ये चीज़ें हैं यार, यही सेकुलरिज्म है, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। और जब ये चीज़ें हो सकती है, ये चूँकि माइनॉरिटी के इलाका था, यहाँ पे धीरे धीरे वोटर्स की तादाद बढ़ती गई। 52% जो है। कितने मुसलमान हैं मुमरा कलवा? यहाँ आज कलवा में 48% है और मुमरा में मुसलमानों की आबादी 52% है। यानी मुमरा कलवा मिलाकर के असम्बली बनता है तो 52% वोट मुमरा का है, मुसलमानों का। इसी चीज़ को, ये 52% जब हमारी बात तो जब इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी है तो इस सीट पर एक मुसलमान को क्यों उम्मीदवार नहीं बनाया गया? आप लोग क्यों अब तक मांग नहीं कर रहे थे? देखिए, हम लोगों ने मांग की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे जो जितेंद्र अवार्ड साहब थे, आमदार साहब जो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन एक बड़े लीडर थे, शरद पवार साहब से बात हुई और नजीबुल्लाह साहब भी इसी पार्टी में थे, हमारे साथ ही थे। उसके अंदर टैलेंट था, लेकिन 2012 में मेयर का भी उन्होंने थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 1 वोट से कांग्रेस, और कहीं ना कहीं यही साहब का जो आमदार साहब है, इन्हीं का बहुत बड़ा रोल रहा उनको हराने के लिए। और उसके बाद फिर 2000 इन्होंने अपने ही 2014 के इलेक्शन फिर उन्होंने टिकट मांगा, उनको नहीं दिया गया। 2019 में टिकट मांगा, नहीं दिया। नजीब साहब ने टिकट मांगा और उनको कहा गया कि वो भिवंडिस टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया गया। शरद पवार साहब ने इस चीज़ को नहीं समझा। तो जिस तरह अभी नजीब मुल्ला अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, 19 में क्यों नहीं लड़े चुनाव? 19 में भी कोशिश की गई, ये सब टीम थी उनके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन शरद पवार साहब ने हमेशा आश्वासन दिया कि आईसीसी। अब क्या हो गया, उसी पार्टी 2 भाग में जब बट गई तो हम लोगों ने पूरे एक मुमरा कौसा के उलमाओं के साथ
और ये तमाम जो जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए थे इस बीच, हमने मुस्लिम लीडरशिप की मांग की। शरद पवार साहब का जो कद है वो बहुत बड़ा है हिंदुस्तान की सियासत में। हमने उनसे बात की कि सर ऐसा है कि आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, मुस्लिम क़यादत की बात करते हो, तो मुमरा कलवा में मुस्लिम और उलमाओं के भी बयान आ रहे थे। जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के उलमाओं ने जो आवाज़ दी, और यहाँ के मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने उलमाओं की बात को माना, और लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ तो ये पूरी सच्चाई है कि किस तरीके से लोकसभा में जो है उलमाओं की बात करके लोगों ने वोटिंग की, और लोकसभा में जो है आप देखिए कि जो इस टाइप की पार्टियां थी उनको रोकने का काम किया। तो लोकसभा में आप लोग नहीं थे एनडीए के साथ? हम इंडिया गठबंधन के साथ थे, तमाम लोगों ने सारे लोगों ने वोट दिया। लेकिन उसी पे तो ये मसला हुआ कि जब हम एक तरफा वोटिंग करके दूसरों को जिता के भेज सकते हैं, तो क्यों ना जो है वही उलमाए कराम तो ये भी बात किया उन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में, तमाम इंडिया गठबंधन या तमाम पार्टियों से कहा कि मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप बढ़ना चाहिए। इसी चीज़ को हमने महसूस किया, इसी चीज़ को लेके हम शरद पवार साहब से मुलाकात किया, हम लोगों ने तमाम पूरा डेलीगेशन गया, मुलाकात की, हमने बात की यहाँ मुस्लिम लीडरशिप की। और राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर उस वक्त भी जो शरद पवार साहब पार्टी एक बढ़िया सब बड़े लीडर थे, सैयद अली अशरफ साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, नजीमुल्लाह साहब खुद थे। हम लोगों ने ये भी बात की कि ठीक है आप इनको ना दिए, किसी को आप दे दीजिए, महाराष्ट्र से किसी को भी आप भेज दीजिए, मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। ये ज़फ़र नुमानी साहब हैं हमारे साथ, एक कारपोरेटर हैं आज़मगढ़ से आते हैं, ज़फ़र नुमानी साहब। ज़फ़र नुमानी साहब, ऐसा क्या हुआ आप कारपोरेटर हैं, शरद पवार को छोड़कर उनके भतीजे के साथ आ गए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका शमशी साहब। बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा था। पॉलिटिक्स, जब इंसान पॉलिटिक्स में अपना पूरा वक्त गुजारता है और जब किसी ओहदे पे पहुंचता है तो वो अपनी आवाम से कुछ वादे करके आता है। हमने अपनी आवाम से बहुत सारे वादे किए थे। ख़ासकर मैं मेरे वार्ड की कुछ बातें बता दूं। मेरे वार्ड का एक नाला है, बहुत बड़ा नाला है, जो मुझे लगता है 25 साल पहले बना हुआ था। मैंने उसके लिए बहुत बार हमारे जो आमदार साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब से बात करने की कोशिश की, और कई बार मैंने उस पर रोशनी डालने की कोशिश की कि ये हमारे वार्ड का बहुत ही बर्निंग इशू है, इस पर आप ध्यान दीजिए। उसको हमेशा नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और मेरे अंदर थोड़ा सा कैसा है कि मैं आवाम के सामने तो अपनी नज़रों को झुका सकता हूँ, लेकिन मुझसे कोई डरा करके धमका करके मगरूरियत के तहत मुझे मेरी नज़रों को झुका नहीं सकता। मैं मेरी आवाम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मुंतखब किया है, चुना है, तो मैं इस ओहदे पर मुंतखब हुआ। बहुत कोशिश की, हमने टोरेंट के इश्यूज़ पर बात करने की कोशिश की। हमारे शहर में टोरेंट का ऐसा इशूज़ है कि हमारा जो शहर है वो, मैं आपको बता देता हूँ कि 70% लोग गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, जिनकी आमदनी 10 से 15 हज़ार रुपये है। टोरेंट जैसी मुसीबत को हमारे शहर पर जब मुसल्लत किया गया तो हम, क्योंकि कारपोरेटर एक बहुत आसानी से आवाम के दरमियान में मिल जाता है और वो बिल्कुल उनसे कनेक्ट रहता है, हमने उनसे बार बार कोशिश करने की हमने, बल्कि हमारे अध्यक्ष जी जो हमारे शमीम खान साहब थे, जो हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि उनसे ये स्टेटमेंट दिलवाया गया। अवार साहब के बोलने पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर टोरेंट आएगी तो वो फला इस तरीके का एक बात कही, जो शहर में बार बार मौजू का बहस बनी हुई है। और उसके बाद हमारे शहर में ड्रग्स का जो हाल है, ड्रग्स बेपनाह बहुत तेज़ी से ड्रग्स का माहौल, जो लोग बच्चों ने ड्रग्स इस्तेमाल करना चालू किया, बहुत तेज़ी से फूला। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी निगरानी में, इनकी निगहबानी में, इनकी सरपरस्ती में उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, उस पर कंट्रोल। क्यों, उसकी वजह बता दूं। हो सकता है कि मेरी ये बात किसी को नागवार लगे, लेकिन मैं उसके बता दूं कि आज जब इलेक्शन आया है तो वो ड्रग्स माफिया इनके साथ में खड़े होकर के इनके हक में बात कर रहे हैं। तो एक तो ड्रग्स माफिया ऐसा होता है कि अगर उस किसी भी घर का एक भी शख्स अगर उससे मुतासिर होता है तो पूरा उसका घर और पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे इश्यूज़ थे।
हमने उनसे कहा कि अभी तिरंगा रैली निकली थी, इम्तियाज़ जलील साहब ने तिरंगा रैली लेकर निकली थी जब, तो उन्होंने ऐलान किया था कि ये मैं नॉन पॉलिटिकल लेकर जा रहा हूँ। उस पर हमने बात करने की कोशिश की कि आप इस पर कम से कम अपना ऐलान करिए, क्योंकि पाकिस्तान में मलाला का कुछ होता है तो आप वहाँ आकर के यहाँ मुमरा में क्या ऐलान करवाना चाह रहे मतलब हैं? कम से कम उनको सपोर्ट करिए ना, मुस्लिम इशूज़ का तिरंगा रैली को जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ निकाली थी इम्तियाज़ तो जलील हमने उनसे कहा कि आप उनके सपोर्ट में बात करिए, आप उनको कम से कम उनके साथ में कदम से कदम मिलाइए, क्योंकि आप अपने आप को मुस्लिम समाज का लीडर कहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 15 साल हम मुमरा कौसा की आवाम ने और कलवा की आवाम ने आपको मुंतखब किया ना, आपको वोट दिया ना, आपने सिर्फ हमको क्या दिखाया? कभी मुशायरे की शक्ल में हमको दिखाया कि ये हमारा विकास है, ये हमारी तरक्की है। कभी आपने इवेंट करवाया जिसमें जवान बच्चियां को आपने सरे रोड पर उनको तमाशबीन बनवाया, उनको बच्चों का डांस, लड़कियों से डांस करवाते हैं आप, वैसा इवेंट रखते हैं। ये हमारा जो कल्चर है वो हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? हमने हमारे शहर के इश्यूज़ पर बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ये एक सिलसिला चला आया है कि आप बोलते हैं ना कि आपके साथ ये बर्ताव हो सकता है और सच बोलोगे तो पथराव हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारी ज़ुबान को हमेशा बंद करने की कोशिश की गई और हमने बार बार कोशिश की कि अब हमने 3 बार आपको वोट दिया अवार साहब, 2009 से 2009, 5, 14, 19 हमने 3 बार उनको वोटिंग करने की कोशिश की और की, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, हमने पार्टी के साथ पूरी वफादारी की। हम ये चाहते हैं कि शरद पवार साहब इस असेंबली इलेक्शन में सिर्फ उन्होंने 2 मुस्लिम आमदार को दो टिकट दिया। आप मुसलमानों के मसीहा, आप अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, टिकट 2 देंगे, आप हमसे वोट लेंगे, लेकिन हमको लीडर नहीं पैदा करने देते। क्यों? मुस्लिम क़यादत में कोई कमी है क्या? अरे हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को देखा, हमने APJ अब्दुल कलाम साहब को देखा, हमारी कुर्बानियों को तो देखिए, हम कहाँ हैं आज, हमारा ग्राफ कहाँ गिर गया है। उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, मुसलमानों के बड़े हमदर्द बन रहे हैं। वक्फ बोर्ड का मामला आया, 9 के 9 MP गायब हो गए। मैं अवार साहब से मैंने मीडिया के जरिए कहा कि अवार साहब, आपने इंडिया अलायंस की जो कैंडिडेट थी वैशाली दरेकर, उसके लिए आपने हमसे वोट मांगा, मुसलमानों के दरमियान में वोट मांगा। मुसलमानों ने 5-5 घंटे होकर के लाइन लगा कर वोट किया। जब इंडिया अलायंस के 9 MP पार्लियामेंट से गायब हो गए तो आपको उद्धव ठाकरे का एक पुतला तो जलाना चाहिए था। जैसे फडणवीस साहब ने कहा कि मुमरा शहर में टोरेंट, हमसे अवार साहब ने मांगा, आप अवार साहब, आप फडणवीस साहब का एक पुतला जला दीजिए, आप CM साहब का पुतला जलाइए। अगर आपको लगता है कि CM साहब का स्टेटमेंट वो महाराज के खिलाफ गलत है तो आप उनका पुतला जलाइए। इन्होंने विरोध नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जफर नोमानी को मैं आपको वीडियो बोलता हूँ, मैं उस पार्टी में रहते हुए, इस पार्टी में रहते हुए मैंने अपनी कौम के आगे समझौता नहीं किया। मैंने कहा पहले मेरी कौम, मेरा मजहब, ऐसी कुर्सी, ऐसे पद को, ऐसे ओहदे को मैं कभी भी पैर से ठुकरा सकता। ये नेहा नायक मैडम है, ज़रा इनको माइक दीजिएगा। नेहा नायक साहिबा, आप पहली बार MLA ये कॉरपोरेटर बनी है, इससे पहले भी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मिल्लत टाइम्स का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगी। मेरी वालिदा नगर सेविका है 15 साल से। अच्छा, माशाल्लाह। पहला टर्म उनका समाजवादी पार्टी से रहा और 2 टर्म उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से रहे। जफ़र भाई के साथ वो पैनल में साथ में है और मम्मी की कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं, मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद से उस दिन से आज तक उनके काम को मैं ही संभालती हूँ और इंशाल्लाह आने वाला चुनाव मैं खुद लड़ूँ। अच्छा, अभी आप नहीं है कॉरपोरेटर? मम्मी है, मम्मी मैं अभी युवती प्रेसिडेंट हूँ। तो क्यों आपकी फैमिली, आपकी मम्मी, आप इधर क्यों आई अजीत पवार साहब के साथ? शरद पवार साहब के साथ क्यों नहीं गए आप लोग? हम पहले समाजवादी पार्टी में थे। जब हमने समाजवादी पार्टी छोड़ा और जब हमने शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी को ज्वाइन किया, तब भी हम नजीब भाई की क़यादत में ज्वाइन किया और आज भी हमने जो पार्टी छोड़ा वो अपने भाई नजीब मुल्ला की क़यादत में। देखिए, जहां आप थे, जब आपको नज़रअंदाज किया जाता है, जब आपके एफ़र्ट्स की वैल्यू नहीं होती है, जब लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उस जगह से दूरियां इख्तियार करना मैं समझती हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसमें हर तरीके की काबिलियत है, लेकिन उसकी काबिलियत को एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है पहचान बनाने में, हर वक्त उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है,
तो आज का पढ़ा लिखा तबका किसी के दबाव में नहीं चलेगा। पढ़ा लिखा तबका आज का बहुत स्मार्ट है, अपने तरीके से पढ़ लिख कर ग्रो करना जानता है। और जब हमने फ़ैसला लिया अजीत दादा पवार साहब को ज्वाइन करने का, उसकी वजह ऐसी रही कि जो हमारे स्थानीय कामदार हैं जिन्होंने हर वक्त सेक्युलरिज्म की बात की, लेकिन मैंने कभी भी उनको सेक्युलर देखा नहीं। बोलने में और सेक्युलर होने में फ़र्क होता है। और अगर वो इतने सेक्युलर है तो उनको खुद 15 साल के बाद ये सोचना चाहिए था कि अब मैं यहाँ से नहीं लड़ता हूँ चुनाव, मैं थाना से लड़ता हूँ एकनाथ शिंदे साहब के सामने, मैं यहाँ की सीट ना एक मुस्लिम नुमाइंदे को दे दूँ। अगर वो वाकई में सेक्युलर होते तो वो ये काम ज़रूर करते, तो शायद मैं उनको सलाम करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी पार्टी से भी कह सकते थे। शरद पवार साहब जो मुसलमानों के रहनुमा और हमदर्द है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तबके से मुसलमानों को टिकट दी नहीं। लेकिन अजीत दादा पवार साहब ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में 10% मुसलमानों के टिकट का अनाउंसमेंट किया, जो एक बहुत बड़ी बात है आज के दौर में मुसलमानों के लिए। जहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है, जब मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म की जा रही है, वहाँ एक अजीत दादा पवार साहब ने मुसलमानों के थ्रू रहनुमा बनकर उनको टिकट देने का जब ये निर्णय लिया, तो वहाँ मेरा एकदम दिल खुश हो गया। और मुझे लगता है जहाँ हम हैं वो फ़ैसला हमारा बिल्कुल सही है। हमने 15 साल जिस स्थानीय कामदार को दिया, बहुत उम्मीदों के साथ कि ये हमारे शहर में डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन हुआ। अगर आज एक मुसलमान नुमाइंदगी 52% होने के बाद शहर का हर इंसान बदलाव चाहता है और अपनी नुमाइंदगी चाहता है, तो क्या गलत है? एक घर में 4 बच्चे हैं माँ के बाप के, तो चारों में प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। तो खैर हमने 15 साल आपको हमारा शहर दिया, लेकिन आज इस शहर की नुमाइंदगी के लिए हम अपनी नुमाइंदगी को क्यों ना दें। मुमताज़ शाह साहब, कितने ऐसे सरकर्दा लोग हैं, कितने कारपोरेटर्स हैं जो उधर से इधर आए हैं? अभी फ़िलहाल तो हमारे साथ जो सपोर्ट में है पूरे इस वक्त, मैं कह सकता हूँ कि मुमरा से 11 नगर सेवक हमारे साथ हैं। 11 नगर कलवा से हमारे पास करीब मिला के, कलवा में मिला के हमारे पास 16-17 कारपोरेटर हैं इस वक्त जो नजीब भाई का पूरा खुल के सपोर्ट कर रहे हैं सर। अच्छा, नजीब साहब, और मैंने लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि नजीब मुल्ला डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के ही आदमी रहे हैं। जो कुछ यहाँ हुआ उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको लेकर यहाँ आने वाले वो है, उनके लिए प्रचार करने वाले वो है। तो अगर जितेंद्र अवार्ड साहब जिम्मेदार हैं तो नजीब मुल्ला भी जिम्मेदार हैं बराबर के। हाँ बिल्कुल, ये बात आज बड़ी, पहला सवाल आपने बहुत अच्छा किया, दोनों साथ में थे। नजीब मुल्ला साहब थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक कॉरपोरेटर थे, उनके साथ थे, और ये विधानसभा में थे। तो आज जो काम मुमरा कौसा में हुआ है, आज एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि मुमरा कौसा में जो काम हुआ है सब कॉरपोरेशन के जरिए काम हुआ है। जैसे आप 2009 से जो ये हॉस्पिटल जो है बन रहा है, जो हॉस्पिटल तैयार हुआ, उसका भी सेक्शन कहीं ना कहीं थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुआ है, और नजीब भाई उस वक्त थे। पूरा अच्छा सपोर्ट मिला कि यहाँ पे हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल मिला। दूसरा जो है ये जो स्टेडियम आप देख सकते हैं, ये भी कॉरपोरेशन के ही जरिए है। और जो कब्रस्तान जो है थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो मुमरा वालों को जो मिली, उसमें भी जो है पूरा काम जो है करके हमारे नजीब भाई ने दिया है। हाँ, शिफ्टिंग का काम। तो फिर आप उनको क्यों, जब नजीब मुल्ला ने कब्रिस्तान की ज़मीन अलॉट करवाई, उनकी वजह से हुआ, तब कब्रिस्तान में अगर पानी आ रहा है या लाशें पानी मतलब बाहर निकल के आ रही है, इस तरह बेअदबी हो रही है, तो फिर आप अपने एमएलए को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इसलिए जिम्मेदार ठहराने कि ये नजीब भाई ने कॉरपोरेशन से पास करवाया, लेकिन जो आमदार साहब का पावर था कि जो जगह पे कब्रिस्तान पास हुई थी वहाँ न देते हुए उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया। जिस जगह पे जो है स्लाटर हाउस था वहाँ कब्रिस्तान कर दिया, और स्लाटर हाउस को दूसरी तरफ भेज दिया, और जहाँ कब्रिस्तान थी वहाँ यहाँ के बिल्डरों को उन्होंने वो जगह अलाटमेंट कर दी, क्योंकि उनको पार्टनरशिप उसके अंदर है। वो सारे जो बिल्डर हैं उनके यहाँ पार्टनर हैं वो। और दूसरी बात आपने एक बहुत अच्छी की थी कि इन्होंने क्या काम किया शहर के अंदर। सबसे बड़ी बात संत कबीर साहब बता दूं, किसी कौम को आगे बढ़ना है तो उसको सबसे बेसिक ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन की, और मिडिल क्लास आपके आप यहाँ देखिए तादाद क्या है, मुसलमानों की तादाद है। ये 8 साल मिनिस्टर रहे और हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर थे मुमरा के अंदर। अगर इनको मुसलमानों की बड़ी फिक्र थी, बहुत मुसलमानों के बारे में ये सोचते थे, तो कम से कम यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज लाते या एक स्कूल या कॉलेज तो लाते मुसलमान बच्चों के लिए।
एक लड़कियों के लिए आज बेसिक सब लोग बच्चियों की बात करते हैं, जब ये मुस्लिम बेल्ट है तो 12th के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए गर्ल्स कॉलेज या स्कूल कहाँ है? लोग अपने कॉलेज नहीं है यहाँ नहीं, मुमरा? बिल्कुल नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है। अच्छा ज़फ़र नुमानी साहब, ये जो कुछ हुआ, आप कह रहे हैं कि मसाइल है, लंबी फहरिस्त है, तो आप लोग भी तो बराबर के ज़िम्मेदार हैं ना, उनके साथ थे, सारा काम मिलकर कर रहे थे। अब आपको टिकट नहीं मिला तब आप अलग हुए अपने एजेंडा के लिए, मकसद के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं कि टिकट मिला नहीं। माइक को ज़रा सा ऊपर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं मिला। हमारा टर्म जो हुआ 2017 में फैब में इलेक्शन हुआ, 2022 मार्च में हमारा टर्म खत्म हो गया। अभी 2.5 साल का वक्फा गुजर गया, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, यहाँ अभी इलेक्शन नहीं हुआ, कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। देखिए कैसा होता है, जो सरपरस्त होता है ना, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि यह सबको बराबर का हक दे और सबकी आवाज़ को सुने, सबकी ख्वाहिशात को सुने, उसकी जज्बात क्या है वो सुनना चाहिए। सरपरस्ती तो उनकी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको सोने का निवाला भी अगर खिलाऊंगा तो आपको आवाज़ नहीं निकालनी है। तो आप जो बार बार ये सवाल पैदा होता है कि नजीब मुल्ला साहब 2009 में उनको लेकर आए थे, ये बिल्कुल सही बात है कि नजीब मुल्ला साहब 2002 में पहला इलेक्शन, 24 साल के इलेक्शन की उम्र में कारपोरेशन में उन्होंने अपना कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 तक उनका कोई सानी नहीं है। 133 नगर सेवक के अंदर सिर्फ 14 मुसलमान हैं, 14 मुसलमान नगर सेवक हैं। लेकिन जब वो आदमी हाउस में खड़े होकर के बात करता है ना कारपोरेशन में, कोई कमिश्नर भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल पर्सन है। वो लाया तो ज़रूर उनको, लेकिन जाने के बाद जब वो उरूज पर, वो अल्लाह ने उनको उरूज बख्शा, तो इन्होंने कहा कि आपकी कोई भी मुदाखलत मेरे विधानसभा में नहीं चलेगी। हालांकि सारा पैसा अवार्ड साहब ने नजीब मुल्ला से कहा कि आपका रोल इतना ही था। जैसे कि हम आपको बता दें कि जब हमको मुसलमानों के जो हालात हैं, ये हालात हमारे हो गए कि जब इस्तिंजा हमको लगता है अगर पानी हमको नहीं मिलता, तो जिस पत्थर को हम ढूंढते हैं वो पत्थर उस वक्त हमारे लिए बहुत कीमती होता है, लेकिन उसके इस्तेमाल के बाद उसको किस बेदर्दी से फेंक दिया जाता है, वही हाल हमारा है। नजीब मुल्ला साहब के साथ बिल्कुल वही हुआ। लाए वो कारपोरेशन का सारा बजट, उनका सब कुछ। नजीब भाई, मैं अवार्ड साहब को एक बात साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने 15 साल के वक्फे में अपने हाउस के ज़रिए से कितना बजट लाया। नजीब मुल्ला साहब ने अजीत दादा से 3 महीने के अंदर कारपोरेशन का वक्फा ख़त्म होने के बाद भी बगैर नगर सेवक के पद पर 180 करोड़ रुपया लाया, जिसमें एक कब्रस्तान, जो ये मित्तल की कब्रस्तान है जिसमें बार बार पानी निकलता है, उसके लिए 5 करोड़ रुपया लाया। उसी तरीके से जब यहाँ पर रशीद कमांड में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, अबू आसिम आदमी साहब यहाँ पर उस परिवार से मिलने आए, यही अवार्ड साहब रशीद कमांड का एक जुबैर अंसारी करके शख्स है, अल्लाह उसको, मैं उसको भी लिए दुआ करूँगा कि उसको इस्तेमाल करके इन्होंने उनका विरोध करवाया। आप मुसलमानों के हमदर्द और मुसलमानों का एक कौम का लीडर आ रहा है, उसका विरोध करा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी आता है तो पुलिस को बोलते हैं परमिशन मत दो। तो किस तरीके की आप मुसलमानों की हमदर्दी जताते हैं भाई? ये कौन सी हमदर्दी है आपको? अबू आसिम आदमी को आपको शहर में नहीं चाहिए, ज़फ़र नुमानी नहीं चाहिए, डॉक्टर शाह नहीं चाहिए, नजीब मुल्ला नहीं चाहिए, शमीम खान नहीं चाहिए, नईम खान नहीं चाहिए, अशरीन राउत नहीं चाहिए, इब्राहिम राउत नहीं चाहिए, फिर आपको किसे? ये राजू अंसारी साहब आ रहे हैं, इनके ऊपर झूठा केस बनवा करके इनको जेल में सलाखों में डाल दिया गया। इनको राजू अंसारी साहब को सलाखों में डाल देगा। सैफ पठान जो MIM का कैंडिडेट है, उसको तड़ी पार कराया गया। तड़ी पार करने के बाद उसकी वालदा के पास जब लोग मिलने जाते थे, उसकी वालदा से लोग कहते थे अवार्ड साहब बहुत पावरफुल आदमी, तुम्हारा बेटा 3 साल नहीं छूटेगा। उसकी माँ इस गम में उसका इंतकाल। देखिए, मौत और हयात अल्लाह के हाथ। सैफ पठान जब AIM के उम्मीदवार हैं, उसको तड़ी पार कराया गया। उसकी माँ की मैयत में आने के लिए उसको पूरी कोशिश की गई रोकने की। ये तुम हमदर्द हो? ये मुसलमानों की हमदर्दी है तुमको? राजू अंसारी पर केस बनवा दिया गया, सैफ पठान पे केस बनवा दिया गया। उत्तर भारतीय होने के नाम पे कभी ज़फ़र नुमानी के करियर बर्बाद करने की बात करवाते हैं आप अपनी पार्टी में लोगों के साथ रह करके। नईम खान से बेइज्जती करवाते हैं आप उत्तर भारतीयों की, कभी राजू अंसारी की बेइज्जती कराते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सैयद अली भाई साहब का नंबर नहीं आ जाए। ये क्या मामला है आप कह रहे कि उत्तर भारतीयों की बेइज्जती करवाते हैं? उत्तर भारतीय एक्चुअली क्या है, उत्तर भारतीयों से उनको क्या मालूम क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है?
अरे जफर नुमानी उत्तर भारतीय, राजू अंसारी गोंडा का रहने वाला, जफर नुमानी आजमगढ़ का रहने वाला, शमीम खान सिद्धार्थनगर का रहने वाला, उनकी ही पार्टी में रह करके उन्हीं के लोग बेइज्जती करते हो और आप उनको गले लगाते हो। ये कौन सी मोहब्बत है आपको? हमसे नफरत है क्या? यहाँ किनका वोट ज़्यादा है मुमताज़ साहब? वो एक्चुअली यहाँ जो मुमरा में वोट है तो या महाराष्ट्र के भी लोग होंगे या उत्तर भारतीय के ज़्यादा, किनका वोट ज़्यादा असरअंदाज होता है इधर? नहीं, कौसा मुमरा में तो अब इस वक्त जो है उत्तर भारतीय वोट ज़्यादा है, 60% से भी ज़्यादा है, और कोकन समाज के वोटर्स हैं, तो उत्तर भारतीय समाज काफ़ी है। और ये बहुत खूबसूरती है यहाँ की मुमरा कौसा की कि कोकन समाज के लोग जो कौसा गांव था और बहुत मोहब्बत बहुत इखलास दिया, और सारे लोग जो पढ़े हैं ये भी एक सेकुलरिज्म वालों को समझना चाहिए जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे वोट लेना चाहते हैं कि 92 के फसादात के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, हर हिंदुस्तान के हर इलाके के लोग संरक्षण के लिए यहाँ आए, सेफ्टी के लिए आए। तो मुमरा कौसा में जगह मिली आज है, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा आज उत्तर भारतीय, मतलब 70% है यहाँ? हाँ, करीब 60% से ऊपर ही है सर। बिल्कुल। ये राजू अंसारी साहब अभी आए हैं। राजू साहब, आप क्यों शरद पवार साहब का साथ छोड़कर इधर आ गए? जी मैं पढ़ लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे तासुरात लेने के लिए मुझे यहाँ पर बुलवाया है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस देश को आज़ाद हुआ आज तकरीबन 78 साल हो चुके हैं। 78 साल की आज़ादी के अंदर पहली मर्तबा हमें एक मौका मिला है कि इस कलवा मुमरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले ये चौपन बिलापुर हुआ करती थी आज़ादी के बाद से लेकर के 2008 तक के। 2008 में डेलिमिनेशन ऑफ वार्ड्स हुए हमारे महाराष्ट्र के अंदर, 288 सीट के अंदर ऑफिस है, उसका जो डेलिमिनेशन होता है मतलब उसकी जो वार्ड रचना होती है वो फिर से कराई गई। तो एक नया वजूद के अंदर 2008 में हमारे ये 149 मुमरा कलवा विधानसभा सीट निकल करके बाहर आई। तब हमारी मांग थी कि यहाँ पर कोई ना कोई, क्योंकि उस ज़माने में भी यहाँ तकरीबन 40% के आसपास मुसलमान वोटर्स थे, तो हमने नजीमुल्लाह का नाम पेश किया। और उस वक्त शरद पवार साहब, क्योंकि मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस था, और हम दोनों ने मिल करके ये कोशिश की थी यहाँ से मुसलमान कैंडिडेट होना चाहिए। 2009 में हमने नजीमुल्लाह साहब की बात को आगे पेश की और उसको ऊपर शरद पवार साहब ने मोहर लगा दी। मगर नजीमुल्लाह साहब ने खुद अपनी कुर्बानी देकर कहा नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अवार्ड साहब, आप एमएलसी हैं, आप लड़िए, आप एक सेकुलर आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़ बनने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप वहाँ लड़िए और आपको दोनों, क्योंकि वहाँ के कुछ हिंदू समाज के भी वोटर है वो भी आपको वोट दे देंगे, मुमरा के लोग भी आपको वोट दे देंगे और आप जीत सकते हैं। तो उनको हमने दिल्ली में गया था साथ में, मेरे साथ में बहुत सारे हमारे मुस्लिम जो नगर सेवक हम सब साथ में गए, वहाँ हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई अलायंस पार्टनर की। उस टाइम पे हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस सरकार के अंदर हमने शरद पवार साहब के घर पे बैठ करके जितेंद्र अवार्ड साहब को हमने फाइनल किया और 2009 में वो यहाँ पर इलेक्शन लड़े। और उस इलेक्शन लड़ते वक्त हम सारी पूरी जो हमारी टीम के साथ में मिल करके उनको हमने यहाँ पर इलेक्शन के अंदर साथ दिया और वो जीत करके आए। उसके बाद का मैं आपको माहौल बताता हूँ कि 2009 में जब हमने यहाँ पर उनको लेकर के आए तो उस वक्त ऐसा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि भाई मुमरा कौसा के बहुत सारे मसले जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे। हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी इनसे, मतलब ये बेसिक इशूज़ थे जिनकी आप लोगों से उम्मीद थी वो सारा काम नहीं पाएंगे, पर उन्होंने किया नहीं। हॉस्पिटल भी महानगर पालिका ने बनाया, स्टेडियम भी महानगर पालिका ने बनाया, लेकिन हॉस्पिटल का भी मैंने सुना है कभी वो रन नहीं कर रहा है। जी, असल में उसमें ऐसा मसला है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया जाता है उसी तरीके से मुमरा कौसा के अंदर जो है हर प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। प्लैटिनम हॉस्पिटल्स लिमिटेड करके कंपनी है, उनको वो प्राइवेटाइज़ करके उसको उनको दिलाया गया, जिसके खिलाफ हमने फ़ौरन लेटर दिया क्योंकि हमारी महानगर पालिका जो है 5 मार्च 2022 को बर्खास्त हो चुकी थी। हमारे पास पावर नहीं था, हमारी जनरल बॉडी हो नहीं सकती थी क्योंकि सारे जो नगर सेवक हैं वो उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका था, तो कोई नगर सेवक था ही नहीं। तो हमने उसके खिलाफ फ़ौरन कमिश्नर साहब को अपील की और लेटर दिया कि साहब हमारे मुमरा कौसा की जो आबादी है वो बीपीएल की आबादी है, बिलो पॉवर्टी लाइन की आबादी है, और इस बीपीएल की आबादी के अंदर जो गरीब लोग हैं वो 1 रुपया भी भर नहीं सकते। जिस तरीके से बम्बई के अंदर तकरीबन 18 के आसपास हॉस्पिटल है, चाहे वो स्टेट रन हो चाहे वो बीएमसी रन हो, ऐसे 18 हॉस्पिटल जो हमारे गरीब लोगों को कैटर करते हैं। तो हमारी ये उम्मीद थी कि मुमरा कौसा तकरीबन 7 से 8 लाख की आबादी है और तकरीबन सारे लोग गरीब हैं। उसमें दीवा का भी कुछ हिस्सा आता है, उसमें कुछ हमारा कल्याण ग्रामीण का भी हिस्सा आता है। ये सब जो लोग हैं बेचारे एकदम गरीब गाँव वाले लोग हैं बेचारे, और इनका इलाज जो है वो मुफ्त में होना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी चीज़ आपको बता दूं कि जब हाउस के अंदर कोई बात रखी जाती है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या पार्लियामेंट के अंदर हो, तो वहाँ पर कोई बात झूठ नहीं कही जा सकती।
क्योंकि अगर छूट होगी तो मिनट्स में नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, तो आप वो मिनट्स को उठा के देख लीजिए कि वहाँ पर हमारे उस वक्त के 2014 से लेकर 2019 के जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस साहब। देवेंद्र फडणवीस साहब ने हाउस के अंदर कहा कि इस मुमरा कौसा को फ्रेंचाइजी करने के लिए, इसको प्राइवेटाइज करने के लिए वहाँ के लोकल आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ने मांगनी की थी। बिल्कुल, ये सबूत है इस बात का। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, काफ़ी लंबी बातचीत हो जाएगी जी। ना, आप देर से भी आए हैं तो इस गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करेंगे। ये मुमरा है, यहाँ के लोग हैं, सारे मसाइल हैं। मतलब जो बड़ी बात है कि एनसीपी जब 2 हिस्सों में तकसीम हुई, कुछ इधर गए कुछ उधर गए, पार्टी जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को छोड़कर अलग पार्टी बनाई शरद पवार साहब ने, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो भले ही एनसीपी इन्होंने सोनिया गांधी के से बगावत की, कांग्रेस से बगावत की, इसके बावजूद इनको भी लोगों ने कहा कि ये सेकुलर ही है क्योंकि उनके साथ रहे, इनको क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता। तो इसी तरह यहाँ के लोगों को लगा कि शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार ने जब पार्टी बनाया, कर लीजिए पार्टी उन्हीं के पास है, शरद पवार को उन्होंने अलग कर दिया, पार्टी तोड़ने का काम क्या है, तो ये सेकुलर ही है। और हमें यहाँ का एक मुसलमान एमएलए चाहिए जो शरद पवार की तरफ से नहीं दिया जा रहा था, बार बार इंतज़ार में थे। 14 और 19 में भी लोगों ने मांग की, लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस से टिकट मिल नहीं सकता था क्योंकि कांग्रेस का हमेशा यहाँ अलायंस होता है एनसीपी के साथ। शिवसेना में लोग जा नहीं सकते थे, बीजेपी में जा नहीं सकते थे। तो इन लोगों को लगा कि 24 में एक अच्छा मौका है कि अजीत पवार अलग हैं, शरद पवार अलग है और कांग्रेस से टिकट मिल नहीं सकता, शिवसेना में लोग जा नहीं सकते, बीजेपी में जा नहीं सकते। अजीत पवार से लोगों ने मांग की कि आप टिकट दीजिए, उन्होंने वादा किया, तो ये लोग इधर से उधर गए कि अब पॉसिबल है कि यहाँ के एमएलए मुसलमान हो सकता है। लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है। जहाँ 15-20% मुसलमानों की आबादी है वहाँ उमूमन मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता कि मुसलमान हार जाएंगे सेकुलर पार्टियों से। अब लोगों के बीच में एक सवाल है, गुस्सा है, मैंने जाकर के मालूम किया है कि 52% मुसलमानों का वोट है मुमरा में, फिर किसी मुसलमान को सेकुलर अलायंस की तरफ से क्यों टिकट नहीं दिया जाता है। अब देखना यह है कि यहाँ के लोगों का क्या फ़ैसला होता है। यहाँ के ज़िम्मेदार है, कारपोरेटर्स हैं, लीडर्स हैं एनसीपी के जो उधर से इधर से आ गए और इन्होंने सारी वजूहात तफसील से बताई है। आप अगर इस इलाके के हैं तो आपको क्या लगता है, क्या इशूज़ है यहाँ के? इन लोगों ने जिस तरह बताया कब्रिस्तान के इशू को, कॉलेजेस के इशू को, हॉस्पिटल के इशू को, ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है, फैसला आपको करना है, वोट आपको करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, कुछ और इलाक़ों में हम जाएंगे, इसी तरह बातचीत करते रहेंगे और मुसलमानों के जो इलाक़े हैं वहाँ हमारी ख़ास नज़र रहती है। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।